और फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर के वीडियो लेक्चर जो है वर्ब का। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब सीखने जा रहे हैं। हमने नाउन सीख लिया है, हमने प्रोनाउन सीख लिया है, हमने एडजेक्टिव लर्न कर लिया है। आज हम लोग वर्ब लर्न करने जा रहे हैं, राइट। इसे आप बोल सकते हो ये फोर्थ स्टेप होगा। तो सबसे पहले जान ले वर्ब क्या कहलाती है। अ वर्ड विच डिनोट्स, शब्द जो प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है, डिनोट्स एक्शन, क्रिया और स्टेट, स्टेट को, राइट, स्थिति को, इज कॉल्ड वर्ब, वर्ब कहलाता है। ऐसा शब्द जो क्रिया के होने को प्रदर्शित करता है या उसकी स्टेट को बताता है, स्थिति को बताता है, वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाती है। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, तो यहां स्पीक जो है वो एक्शन है, ये एक्शन को दिखा रहा है, ये वर्ब होगी, ठीक है, ये वर्ब होगी क्योंकि ये एक्शन को दिखा रहा है ना। इसे यहां है यू आर ऑनेस्ट, यहां जो आर है वो स्टेट को दिखा रहा है, स्थिति को, ये भी वर्ब होगी, ठीक है। तो वह शब्द जो क्रिया को या स्थिति को दर्शाता है, दिखाता है, वर्ब कहलाता है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब के प्रकार। पहला दिया है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब? द वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं whose action is not limited to the subject, जिनका काम, जिनका कार्य सब्जेक्ट तक, कर्ता तक सीमित नहीं होता। ऐसी क्रियाएं जिनका कार्य कर्ता तक सीमित नहीं होता है, तक सीमित नहीं होता है, लेकिन इट अफेक्ट्स अदर पर्सन और थिंग, ये दूसरे व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित अफेक्ट करता है, उसे प्रभावित करता है, ठीक है। सो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं द वर्ब्स विच विद विच एन ऑब्जेक्ट कम्स, ऐसी क्रियाएं जिनके बाद, जिनके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है वो कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रियाएं। अब जैसे देखिए यहां एग्जांपल दिया है, ही बेट मी, यहां ही बेट हिम, यहां हिम आ रहा है, ये जो बीट है, ये जो वर्ब है, ये सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, ही तक, ये अपना प्रभाव ऑब्जेक्ट हिम में भी डाल रही है। यहां बीट जो होगी वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसी तरह से यू विल सिंग अ सॉन्ग, यहां जो क्रिया है सिंग, वो कर्ता यू तक सीमित नहीं है, ये ऑब्जेक्ट सॉन्ग को भी प्रभावित कर रही है। यहां जो सिंग है वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहलाती है हमने देख लिया। यहां एज वेल लगा सकते हैं हम। अब देखिए, द वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव वर्ब्स इन द फॉलोइंग कंडीशन। कोई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कब कब हो सकती है? पहला दिया है ऑल द वर्ब्स विच कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वो सारी क्रियाएं जिनका पैसिव वॉइस बनता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। आई बॉट अ कार, आई बॉट अ कार, अ कार वॉज बॉट बाई मी। तो देखिए इस वर्ब का पैसिव वॉइस बन गया बॉट का, ये जो वर्ब है यहाँ बॉट, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। दूसरा दिया है जनरली नो प्रेपोजिशंस कम आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सामान्यतः कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, सीधे ऑब्जेक्ट आता है। यदि प्रेपोजिशन आ जाती है तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, है ना, या होता है तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है,
तो ट्रांजिटिव वर्ब में फिर नहीं आता। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट है when we use what means क्या, और whom किसे किसको, and get the answer और हमें उत्तर मिल जाता है। जब हम क्या किसे किसको प्रश्न करते हैं, राइट, और हमें उत्तर मिल जाता है एंड गेट द आंसर, द वर्ब इज ट्रांजिटिव। वो वर्ब जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, सेंटेंस में क्या किसी से क्वेश्चन करिए आंसर मिल जाए तो उसके पहले जो वर्ब मिलती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्योंकि आंसर मिला है तो उसका पैसिव बन जाएगा। और मैंने पहले ही पॉइंट में लिखवाया है कि ऐसी वर्ब्स जिनका पैसिव वॉइस बनता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, सकर्मक क्रिया होती है। अगला लिखा है बच्चों डिस्पाइट। डिस्पाइट बीइंग एन ऑब्जेक्ट द वर्ब इज नॉट ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट होने के बावजूद क्रिया सकर्मक क्रिया नहीं होती है इन द फॉलोइंग कंडीशन। ऑब्जेक्ट है फिर भी क्रिया सकर्मक क्रिया नहीं होगी। कब नहीं होगी? देखिए पहला पॉइंट लिखा है इफ द सेम वर्ब इज रिपीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। यदि वही वर्ब ऑब्जेक्ट की तरह रिपीट हो, जो वर्ब क्रिया की तरह रिपीट हो रही, जो क्रिया है वही ऑब्जेक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए कैसे, यहां फाइट का सेकंड फॉर्म यूज किया है फॉट, ही फॉट अ गुड फाइट। तो फाइट का ही वर्ब का ही नाउन है फाइट। ठीक है, तो यहाँ वही वर्ब नाउन की तरह रिपीट हुई है ऑब्जेक्ट की तरह, इसीलिए यहाँ अ गुड फाइट होने के बावजूद भी वह उसने अच्छी फाइट की। क्या की? अच्छी फाइट। यहाँ ऑब्जेक्ट है अ गुड फाइट, फिर भी ये जो फाइट है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। कोई पूछे क्यों तो बता दीजिएगा कि यही क्रिया नाउन की तरह यूज हो रही है इसी वजह से। दूसरा लिखा है ही ड्रैम्ड अ गुड ड्रीम। उसने अच्छा सपना देखा। क्या देखा? अच्छा सपना। यहाँ अ गुड ड्रीम आ रहा है, लेकिन ड्रीम वर्ब का ही नाउन ड्रीम है। यहाँ सपना, ड्रीम मीन सपना देखना, राइट, और ड्रीम सपना, राइट। सो आई ड्रैम्ड अ गुड ड्रीम, मैंने अच्छा सपना देखा। तो यहाँ क्या देखा? अ गुड ड्रीम। तो भी ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव नहीं होगी, याद रखना, ये ट्रांजिटिव नहीं होगी। तीसरा यहाँ लिखा है ही डाइड द डेथ ऑफ ब्रेव। वह मरा, बहादुर की मौत। क्या? बहादुर की मौत, राइट। तो यहाँ द डेथ ऑफ ब्रेव है, फिर भी ये जो डाई है ऑब्जेक्ट है। क्या से क्वेश्चन करते हैं आंसर मिलता है, फिर भी यहाँ जो डाई वर्ब है वो ट्रांजिटिव नहीं है। कोई बोले क्यों तो बता देना, जब वही वर्ब इफ द सेम वर्ब इज रिपीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, यदि वही वर्ब ऑब्जेक्ट की तरह रिपीट हो जो वर्ब है, तो फिर वहां ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। दूसरा देखिए इफ द ऑब्जेक्ट इज एडवर्बियल। एडवर्बियल, यदि ऑब्जेक्ट एडवर्बियल हो, एडवर्ब क्या कहलाते हैं बच्चों? जो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के विशेषता बताते हैं, के बारे में बताते हैं। जैसे ही वॉक्ड अ माइल, तो यहाँ जो माइल है वो एडवर्ब है, इसलिए यहाँ जो वॉक है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। दे वेंट होम, हिज होम, यहाँ जो होम है वो एडवर्ब है, इसलिए यहाँ जो वेंट है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। ठीक है, अगला लिखा है इफ द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हमने प्रोनाउन में बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? जहां लास्ट में एस या आपका सेल्फ लगा हो या सेल्फ लगा हो, वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आ जाए तो ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे द मैन किल्ड हिमसेल्फ, इंसान ने खुद को मारा। किसे मारा? हिमसेल्फ। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मिल रहा है हिमसेल्फ, फिर भी यहाँ जो किल है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है रिफ्लेक्सिव केस है और ये सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से। यहां लिखा है आई रोट माई सेल्फ, मैंने खुद लिखा। किसने लिखा? खुद, राइट, स्वयं। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव केस ऑब्जेक्ट है, फिर भी राइट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी, क्योंकि माई सेल्फ आई का ही रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसलिए राइट जो है, रोट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। समटाइम्स ऑब्जेक्ट इज हिडन, कई बार ऑब्जेक्ट छिपे रहते हैं बच्चों। जैसे यहाँ लिखा है कीप क्वाइट, कीप क्वाइट योरसेल्फ, तो यहाँ योरसेल्फ छिपा हुआ है।
यहाँ जो कीप है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। यहाँ वी मेड मैरी, हमने खूब मजा किया, यहाँ ourselves छिपा हुआ है जिसे हम नहीं बोलते, ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी, टू मेक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सम वर्ब्स लाइक गो हो गया, कम हो गया, सिट हो गया, सिट मीन्स बैठना, फॉल मीन्स गिरना, स्लीप मीन्स सोना, डाई मीन्स मरना, ईटीसी विच आर नेवर ट्रांजिटिव वर्ब, जो कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होती हैं, जैसा कि गो हो गया, कम हो गया, सिट हो गया, फॉल हो गया, स्लीप हो गया, डाई हो गया, है ना, ईटीसी, ये कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती। दूसरा आ जाइए पढ़ते हैं सेकंड, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? द वर्ब्स हुज एक्शन एंड विद सब्जेक्ट्स, ऐसी क्रियाएं जिनका काम सब्जेक्ट में ही समाप्त हो जाता है, सब्जेक्ट तक ही खत्म हो जाता है, सब्जेक्ट में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है, आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिनका काम सब्जेक्ट तक ही खत्म हो जाता है, सब्जेक्ट के साथ ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं द वर्ब्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता, जैसे ही वॉज लाफिंग, यहाँ जो लाफिंग है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। यहाँ है आई वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। नेक्स्ट लिखा है बच्चों मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या कहलाती मेन वर्ब? द वर्ब विच कन्वेज इट्स फुल मीनिंग, ऐसी क्रिया जो अपना पूरा पूरा अर्थ व्यक्त करती है, ऐसी क्रिया जो अपना पूरा अर्थ व्यक्त करती है उसे कहते हैं मेन वर्ब, या दूसरे शब्दों में हम मेन वर्ब कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द प्राइमरी वर्ब इन अ सेंटेंस, सेंटेंस की मुख्य क्रिया, द प्राइमरी वर्ब इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में मुख्य क्रिया, विच इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट, जो क्रिया के होने को या उसकी स्थिति को बताती है, ठीक है, वो कहलाती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। आई वॉन्ट योर सपोर्ट, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो यहां देखिए चाहना मुख्य क्रिया होगी वॉन्ट, ये मेन वर्ब है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ही नीड्स अ कार, उसे कार की जरूरत है, कार की जरूरत है, जरूरत होना, यहां जो नीड है ये मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए लिखा है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाती हैं? द वर्ब्स ऐसी क्रियाएं विच कम बिफोर मेन वर्ब, जो मेन वर्ब के पहले आती हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस में मेन वर्ब के पहले आती हैं, इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में पहले आती हैं, एंड हेल्प देम कंप्लीट देयर मीनिंग, और मुख्य क्रिया की मदद करती हैं उनका अर्थ पूरा करने में। ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के पहले आती हैं और उनकी मदद करती हैं उनका अर्थ पूरा करने में, कहलाती हैं ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर उन्हें हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये दो तरह की होती हैं बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब्स दो तरह की होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर टू टाइप्स, द फर्स्ट टाइप विच वर्क एज बोथ, पहली प्रकार जो दोनों तरह काम करती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब, ये पहले प्रकार है, जैसे इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, विल बी हो गया, शैल बी हो गया, डू डज डिड हैज हैव हैड विल हैव नीड डेयर ईटीसी, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं। और दूसरा अब हम बताएंगे नेक्स्ट, इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, उसी में सेकंड टाइप क्या है, द सेकंड टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स,
सेकेंड टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? जो सेकेंड टाइप की होती हैं वर्ब्स, वर्क्स वो काम करती हैं, वर्क्स ओनली एज हेल्पिंग वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह। जो सेकेंड टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, वो मेन वर्ब की तरह काम नहीं करती हैं। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसमें आता है शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, ये जितनी भी इन्हें हम मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं, प्रिंसिपल मॉडल वर्ब्स, ये सारी की सारी सेकेंड टाइप ऑक्सिलरी वर्ब्स में आती हैं, सहायक क्रियाओं में आती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट लिखा है बच्चों फिफ्थ, वीक और रेगुलर वर्ब्स। वीक और रेगुलर वर्ब्स, नियमित क्रियाएं। द वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं, द वर्ब्स विच एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करती हैं, स्वीकार करती हैं। क्या स्वीकार करती हैं? डी और ईडी, डी और ईडी, ऐसी क्रियाएं जो स्वीकार करती हैं डी और ईडी एट द एंड, अंत में, इन देयर सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में वो अपने अंत में डी और ईडी स्वीकार करती है। ठीक है, ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं वीक वर्ब्स या रेगुलर वर्ब्स, नियमित क्रियाएं, हिंदी में बोलते हैं नियमित क्रियाएं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, द वर्ब्स विच एक्सेप्ट, ऐसी क्रियाएं जो स्वीकार करती हैं डी और ईडी, डी या ईडी एट द एंड, अंत में, इन देयर सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स, अपने सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, आर कॉल्ड वीक और रेगुलर वर्ब्स, उन्हें हम बोलते हैं कमजोर या नियमित क्रियाएं। जैसे देखिए एग्जाम्पल हो गया वॉक, सेकेंड फॉर्म हो जाता है वॉक्ड, थर्ड फॉर्म भी हो गया वॉक्ड, राइट। फिर उसके बाद दिया हुआ है टॉक, सेकेंड फॉर्म में देखिए ईडी लास्ट में लग रहा है, ईडी, यहां भी ईडी लग रहा है। ठीक है, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। यहाँ फेस है, सेकेंड फॉर्म में डी लग रहा है, फेस्ड, थर्ड फॉर्म में भी डी लग रहा है, फेस्ड। तो ये तीनों कौन सी वर्ब हो गई? वीक वर्ब हो गई, या इन्हीं को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 6 पे, स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब। स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब, अनियमित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब्स, द वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं विच डोंट टेक डी और ईडी, जो नहीं लेती हैं डी और ईडी एट द एंड, अंत में, इन देयर सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स, अपने सेकेंड और थर्ड फॉर्म के अंत में, ऐसी क्रियाएं जो डी या ईडी नहीं लेती हैं, ऐसी क्रियाएं जो अपने अंत में सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी नहीं लेती हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर वर्ब बोलते हैं, क्योंकि इनके फॉर्म्स बदल जाते हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में इनके फॉर्म्स बदल जाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया है स्पीक, तो यहां की तरह ईडी नहीं लगता इसमें, देखिए सेकंड फॉर्म हो गया स्पोक, थर्ड फॉर्म हो गया स्पोकन, ईएल लग गया। दूसरा है राइट, सेकंड फॉर्म हो गया रोट, थर्ड फॉर्म हो गया रिटन, ईएल लग गया। नेक्स्ट है सिंग, सेकंड फॉर्म हुआ सैंग, SANG, थर्ड फॉर्म हो गया संग, SUNG, है ना। तो अब देखिए जो वर्ब है स्पीक, राइट एंड सिंग, इनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बदल रहा है, तो ये कहलाती हैं बच्चों कौन सी वर्ब्स? स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर वर्ब्स, अनियमित क्रियाएं। उसके बाद आइए नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, सीमित क्रियाएं, सीमित, ये था नियमित, ये अनियमित, ये है सीमित। फाइनाइट वर्ब, सीमित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब। तो आइए देखते हैं, द वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं, द वर्ब्स विच आर लिमिटेड अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार सीमित होती हैं। ठीक है, सीमित होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो अपने कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार सीमित होती है या सीमित की जाती है। ठीक है, हुज, जिसका, हुज, हुज फॉर्म्स, जिनके फॉर्म्स, हुज फॉर्म्स
चेंज ड्यू टू, बदलते हैं के कारण, नंबर, टेंस एंड वॉइस, जिनके फॉर्म्स नंबर मैं पढ़ा रखा हूं, नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नंबर, टेंस, कॉल, वॉइस, वॉच, इसके हिसाब से बदलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसी क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट के द्वारा सीमित की जाती हैं, ठीक है, और जिनके फॉर्म्स बदलते हैं नंबर के अनुसार, टेंस के अनुसार और वॉइस के अनुसार, वो कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है, वो कहलाती हैं सीमित क्रियाएं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉन्ट्स टू मीट यू, यहाँ जो वॉन्ट है ही है, इसलिए यहाँ इसमें एस लगा, ही वॉन्ट्स हो गया। तो ये जो वर्ब है वॉन्ट्स, ये हो जाएगी फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये टेंस को भी डिनोट करती है, बताती है टेंस कौन सा है। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं, ऐसी क्रियाएं जो टेंस को डिनोट करती हैं, बताती हैं कि टेंस कौन सा है, तो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। दूसरी, यू वर, क्योंकि यहाँ यू था, आपने वर यूज किया, यू वर इन रीवा, यहाँ जो वर है ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, वर जो है वो फाइनाइट वर्ब है। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गई वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब, ये है वीक और रेगुलर वर्ब, ये है स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब, ठीक है, ये है फाइनाइट वर्ब। हिंदी में भी लिखा है नियमित क्रिया, अनियमित क्रिया और सीमित क्रिया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या कहलाती हैं, असीमित क्रियाएं। नॉन फाइनाइट वर्ब, असीमित क्रिया क्या कहलाती है? द वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं, द वर्ब्स विच आर नाइदर लिमिटेड बाय देयर सब्जेक्ट, जो अपने सब्जेक्ट के द्वारा ना तो सीमित रहती हैं नॉर अफेक्टेड बाय नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, और ना ही सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन, नंबर या पर्सन से, वचन या उसके पर्सन से प्रभावित होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो ना तो अपने कर्ता के द्वारा सीमित होती हैं और ना ही उनके नंबर, पर्सन के द्वारा प्रभावित होती हैं, कहलाती हैं एंड विच आर ऑलवेज इन द सेम फॉर्म, और जो हमेशा एक ही फॉर्म में होती हैं, उनका एक ही फॉर्म होता है और कोई फॉर्म नहीं होता, वो कहलाती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी क्रियाएं जो ना तो अपने सब्जेक्ट के द्वारा सीमित होती हैं, विच आर नाइदर लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट, नॉर ना ही अफेक्टेड बाय नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, और ना ही सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के द्वारा, ना तो नंबर और पर्सन के द्वारा वो प्रभावित होती हैं, एंड विच आर ऑलवेज इन द सेम फॉर्म, और जो हमेशा एक ही फॉर्म में होती है, एक ही रूप में होती है, आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब, असीमित क्रियाएं कहलाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। जैसे देखिए, ही लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट, ये पूरा सेंटेंस लिखा है, इसमें कोई पूछे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, तो आप बोल दीजिएगा प्ले, क्योंकि आप किसी भी टेंस में आप बदल दो इस सेंटेंस को, लेकिन प्ले जो वर्ब है वो नहीं बदलेगी। ही लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ही विल लाइक टू प्ले क्रिकेट, लेकिन आप देखेंगे कि प्ले अपनी जगह पे है, वो नहीं बदल रहा है, वो वर्ब नहीं बदल रही। यहां यू वॉन्ट टू मैरी हर, यहां जो मैरी है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट है, और यहां प्ले नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसी वर्ब जिनसे टेंस का पता नहीं चलता है, ऐसी क्रियाएं जिनसे टेंस का पता ना चले। यदि हम इतना दें टू प्ले क्रिकेट, आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा टेंस है। मैं इतना दे दूं टू मैरी हर, आप नहीं बता पाएंगे कौन सा टेंस है।
तो ऐसी क्रियाएं जिनसे टेंस का पता नहीं चलता उन्हें भी नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए मैरी जो है वो नहीं बदल रहा, यू वांट टू मैरी हर, वांटेड टू मैरी हर, विल वांट टू मैरी हर, टेंसेस बदल रहे हैं लेकिन मैरी जो है वो नहीं बदल रहा। ये जो मैरी यहाँ जो वर्ब है वो नॉन फाइनाइट है, यहाँ प्ले जो है वो नॉन फाइनाइट है। इसके बाद आता है बच्चों काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होती है नॉन फाइनाइट वर्ब में इंफिनिटिव, ठीक है, दूसरा होता है जेरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इंफिनिटिव क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इंफिनिटिव? कोई आपसे पूछे इंफिनिटिव क्या है, या पेपर में कई बार अंडरलाइन करने के लिए 1 नंबर का ये आता है, तो ध्यान रखिएगा। व्हेन टू कम्स बिफोर द मेन वर्ब, जब टू मेन वर्ब के पहले आता है, इट्स कॉल्ड इंफिनिटिव, तो वो इंफिनिटिव कहलाता है। जब टू मेन वर्ब के पहले आता है वो इंफिनिटिव कहलाता है, जहां वर्ब नाउन की तरह यूज की जाती है, राइट। तो जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश, अब आ जाएगा पेपर में अंडरलाइन इंफिनिटिव, तो किसे अंडरलाइन करेंगे? टू लर्न, इतना अंडरलाइन कर दोगे तो ये आपका इंफिनिटिव है, ठीक है, आपको 1 नंबर पेपर में मिल जाएंगे। दूसरा दिया है आई एम ग्लैड टू मीट यू, यहां जो इंफिनिटिव है टू मीट है, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, इतने का आपको 1 मार्क मिल जाएगा। शी कॉज्ड मी टू सिंग, यहां इंफिनिटिव क्या है? टू सिंग। इंफिनिटिव है, ठीक है। उसके बाद एक यहां नोट लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। When the verb is in the first form, जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो विदाउट टू, और टू ना लगा हो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो और टू ना लगा हो, इट्स कॉल्ड बेयर इंफिनिटिव, वो बेयर इंफिनिटिव कहलाता है, वहां टू छिपा रहता है, उसे हम नहीं लगा सकते। जैसे एग्जांपल देखिए, यू शुड डांस, तो यहाँ शुड के बाद सीधे आ रहा है डांस, ये जो डांस है कोई पूछे ये क्या है, तो आप बोलेंगे भैया ये बेयर इंफिनिटिव है। बेयर इंफिनिटिव। इसी तरह से लिखा है ही लेट्स मी यूज हिज फोन, तो यहां जो यूज है वो है बेयर इंफिनिटिव, क्योंकि इसके पहले टू नहीं लगा है ना। आई मेड हिम प्ले फुटबॉल, यहाँ जो प्ले है वो बेयर इंफिनिटिव है, क्योंकि यहाँ टू नहीं लगा है, बेयर। ठीक है, तो ये जो प्ले है वो है बेयर इंफिनिटिव। तो जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, उनके बाद जो वर्ब आती हैं वो सारी की सारी होती हैं बेयर इंफिनिटिव, क्योंकि उनके साथ टू नहीं लगा होता, और यदि वो टू लगा है तो फिर वो मॉडल वर्ब नहीं, वो मार्जिनल मॉडल वर्ब होगी, प्रिंसिपल मॉडल वर्ब्स नहीं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाइए, लिखा है जेरंड। जेरंड क्या कहलाता है, कोई पूछ रहे तो बता दीजिएगा। द वर्ब्स whose फर्स्ट फॉर्म हैज ing, ऐसी क्रियाएं जिनका फर्स्ट फॉर्म ing में होता है, ठीक है, एंड मीनिंग इज, और जिनकी मीनिंग होती है ना और ने, जिनकी मीनिंग होती है ना और ने, जिसमें ना और ने आता है, दैट वर्ब इज कॉल्ड जेरंड, वो वर्ब जेरंड कहलाती हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कौन सी वर्ब जेरंड कहलाती हैं, कोई पूछे तो बता दीजिएगा। ऐसी वर्ब्स, द वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं whose फर्स्ट फॉर्म है ing, जिनके फर्स्ट फॉर्म में ing होता है, एंड मीनिंग इज ना और ने, जिनकी मीनिंग में ना और ने आता है, हिंदी में जब हम उसे ट्रांसलेट करते हैं उस वर्ब को, दैट वर्ब इज कॉल्ड जेरंड, ऐसी क्रिया को हम जेरंड बोलते हैं। जैसे यहां देखिए लिखा है एग्जांपल, डूइंग इज डिफिकल्ट, करना कठिन है, तो यहां देखिए करना, डूइंग, यहाँ ing लग रहा है, तो ये जो है वो जेरंड है यहाँ, डूइंग,
ठीक है। अगला लिखा है स्टॉप वेस्टिंग द टाइम, समय बर्बाद करना बंद करो। तो यहाँ जो वेस्टिंग है वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा है, ये जेरेंड है। अगला लिखा है इट्स माई राइटिंग टेबल, यहां जो राइट है ये मेरे लिखने की टेबल है, लिखने की, लिखने, देखिए यहां ने आ रहा है, तो ये राइटिंग जो है वो क्या कहलाएगी सुचित? जेरेंड। क्या कहलाएगी? जेरेंड कहलाएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चों आप ले लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट वर्ब का हिस्सा होता है। पार्टिसिपल क्या कहलाता है? अ वर्ड, अ वर्ड विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ वर्ब, ऐसा शब्द जो वर्ब से स्टार्ट होता है एंड दैट एंड्स इन आईएनजी, जो आईएनजी में एंड होता है, ईडी या एएन में एंड होता है, इज कॉल्ड पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कहलाता है। एग्जाम्पल, टर्निंग टू लेफ्ट यू विल फाइंड अ बंगलो, तो यहाँ जो टर्निंग है ये पार्टिसिपल है, आईएनजी लगा हुआ है, ये पार्टिसिपल है। दिस इज अ सोल्ड कार, यहाँ जो सोल्ड है वो पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। हैविंग प्लेड क्रिकेट आई वेंट होम, यहाँ जो हैविंग प्लेड है ये पार्टिसिपल है। ठीक है। अब आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल में पहला है बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल व्हेन द वर्ब हैज आईएनजी इन इट्स फर्स्ट फॉर्म, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो एंड मीनिंग इज हुआ, हुई, हुए, हुआ, हुई, हुए और करके, करके ऐसी मीनिंग आए, वर्ब में आईएनजी लगा हो और हुआ, हुई, हुए या करके मीनिंग आए, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे यहां लिखा है गोइंग ऑन द रोड, रोड में चलते हुए, जाते हुए, गोइंग ऑन द रोड, तो यहाँ जो गोइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। गोइंग ऑन द रोड आई फाउंड अ रिंग, रोड में चलते हुए, राइट। गोइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ सीइंग मी ही बिगेन टू स्माइल, मुझे देख करके, तो यहाँ सीइंग देख करके, तो देखिए करके यहाँ आ रहा है, मुझे देख करके वह मुस्कुराने लगा, ही बिगेन टू स्माइल। अगला है बच्चों पास्ट पार्टिसिपल, व्हेन अ वर्ब वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, जब वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करे, इट्स कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसमें भी मीनिंग बच्चों हुआ, हुई, हुए आती है। जैसे देखिए दिस इज अ स्टोलन कार, स्टोलन स्टोलन फोन, दिस इज अ स्टोलन फोन, तो यहाँ स्टोलन है, यह चुराया हुआ फोन है, ये अपने बाद आने वाली नाउन के बारे में बता रहा है, राइट। तो यहाँ ये वर्ब है लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है क्योंकि आगे आने वाली नाउन के बारे में बता रही है, इसीलिए जो स्टोलन है ये पास्ट पार्टिसिपल होगा बच्चों, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। इसी तरह इज ही अ बीटन बॉय, यहां बॉय नाउन है और वर्ब बीटन जो है वो नाउन के बारे में बता रही है, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, व्हेन अनदर एक्शन टेक्स प्लेस, जब दूसरी घटना घटित होती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट एक्शन, पहले घटना के होने के बाद, ठीक है, जब दूसरा काम होता है पहले काम के पूरा हो चुके होने के बाद, थोड़ा सा गैप के बाद, इट्स कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। यहां हम हैविंग का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हैविंग का यूज करते हैं, यहाँ भी मीनिंग करके आती है। जैसे हैविंग हैड अ बाथ आई वेंट टू टेम्पल, तो पहले आप इसे ब्रेक करेंगे तो ऐसा हुआ, पहले मैं नहाया फिर मैं मंदिर गया, तो पहले एक काम मैंने पूरा किया, तो इसे अब हम जब पास्ट पार्टिसिपल से परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे तो ऐसा होगा
हैविंग हैड अ बाथ, नहा करके आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर गया। अगला है हैविंग ज्वाइन डीएससीएल, डीएससीएल ज्वाइन करके आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी। तो ये हो गया बच्चों पार्टिसिपल के टाइप्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और इसके पहले आपने पढ़ा नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स, पार्टिसिपल में 3 आते हैं। तो आई होप कि बच्चों आज आपको वर्ब और वर्ब के फॉर्म्स का वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होगा और सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से ढेर सारा शुक्रिया आप सभी का, एंड हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए। आप इसे अपने नोटबुक में अच्छे से राइट कर लीजिएगा हर एक चीज को, और घर पे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये ग्रामर वाली चीजें हैं और ये आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, उसमें पूछी ही जाती हैं, और ना जानने की वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो प्लीज इन्हें नोट कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। वंस अगेन हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो लेक्चर में ढेर सारा धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद।